नमस्ते भाई, क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। जैसे कि आप टाइटल से समझ ही चुके हैं, सीडीएस बेस्ट सवाल। बेस्ट क्यों लिखा है, सारे क्यों नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सीडीएस के 2023 का जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2 दिन पहले, उसके वही सवाल करवाऊंगा जो दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि एग्जामिनर ने इस पर्पज से बनाया है कि इसको कई एग्जाम में रिपीट मोड पे डाला जाए। कोई सवाल एक ही बार आता है फिर बंद। तो मैं इस वीडियो में वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिनको सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, सीपीओ वाले, एमटीएस वाले छोड़ के नहीं जा सकते। आपको पता है सीडीएस में 70-80% एडवांस मैथ आता है। उस एडवांस मैथ के मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में 70-80 एडवांस मैथ के होंगे। मैं आपको इसमें से बेस्ट 40 से 45 सवाल सॉल्व करवाऊंगा और पक्का गारंटी से एसएससी के एग्जामिनर इन क्वेश्चन से इंस्पायर होके नए क्वेश्चन फ्रेम करेगा आने वाले सारे अपकमिंग एग्जाम में। इस साल का सीडीएस का जो पेपर है वो पिछले कई सालों से जो पेपर पूछा जा रहा था उनसे कई बेहतरीन क्वालिटी का है। अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी, आपको पता है कि दिल्ली में G20 समिट हो रहा है, कई देशों के जो है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो G20 के कारण दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक बहुत ज्यादा जाम रहेगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा प्रगति मैदान के चारों तरफ खासकर। तो जिनका भी एमटीएस का पेपर है दिल्ली में, भाई वो अभी से अपनी सुविधा देख लें पहुंचने की, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई, ऐसी सारी जानकारी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं। शाम को 7 बजे ये जो दो आपको बुक दिखाई दे रही हैं, सीपीओ प्रैक्टिस किंग और सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इनकी फ्री पीडीएफ भी हमारी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। जी हां, टीसीएस ने जितने भी सवाल पूछे हैं आज तक सीपीओ के पेपर में, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस के पेपर में, उनकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। छोटी छोटी पतली पतली किताबें। जो बच्चा इनकी हार्ड कॉपी लेना चाहता है वो फ्लिपकार्ट से सीधा सर्च करो गगन प्रताप प्रैक्टिस किंग, तो सीपीओ की भी बुक आ जाएगी, सीजीएल और सीएचएसएल मेंस की भी। बहुत पतली किताबें हैं। अगर आपने एक बार इन बुक को प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा एग्जाम को क्रैक करने का। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, बाइलिंगुअल है। ये बुक चैप्टर वाइज है, ऐसा नहीं कि सारा सवाल बस ऐसे ही लिख दिया है भाई, पहले नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो, चैप्टर वाइज, और बाद में उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, ये अवेलेबल मैंने करवा दी है सभी बच्चों के लिए। ठीक है ना, फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चलेगा। अब हम आते हैं आज के डिस्कशन पे, सीडीएस के बेस्ट सवाल। भाई मुझे तो पेपर देख के बहुत मजा आया, इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछे थे। ठीक है भाई, और मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहां पे बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारी शीट से उठाए गए हैं। जिन्होंने हमारा एडवांस मैथ पढ़ रखा है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, वो मैक्सिमम क्वेश्चन को इजीली कर पाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिमाग घर पे रख के आप चले जाएं। सवाल नंबर 1, सीधा पहला सवाल आपके सामने हम फेंक के मारते हैं अलजेब्रा का। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। बोला है यदि 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बनाएं बच्चे। अब यहां पे आपके सामने बेसिक तरीका तो यह कि s की वैल्यू दी है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहां पे रख दो और पागल हो जाओ। दूसरा तरीका यह है, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं s का जिक्र है नहीं, यानी कि आंसर इंडिपेंडेंट है s से, s पर आपके आंसर डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस सवाल में समीकरण 1 है जबकि वेरिएबल 4 हैं, a b c और s। तो जब आंसर इस सवाल के ऑप्शन में s का कोई जिक्र ही नहीं है तो अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर दो। s का मान 0 पुट कर दो, s का मान 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। भाई ये 0 हो गया, माइनस a की माइनस b में गुणा करेंगे ए बी, ये 0 माइनस बी की माइनस सी में गुणा करेंगे प्लस का बी सी, ये s से 0 हो गया, माइनस सी की माइनस ए में गुणा करेंगे प्लस का सी ए, यानी कि s बराबर 0 करने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं है, ये ट्वाइस है, ये थ्राइस है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो s बराबर 0 रखने पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, खुद यही बी ऑप्शन। खत्म सवाल, इसमें कुछ करना नहीं था। तो जब आपको दिखे कि इक्वेशन ज्यादा है वेरिएबल, इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है, तो वैल्यू पुटिंग ज्यादा बेहतर तरीका होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 2, ज्योमेट्री का क्वेश्चन। बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई क्या है? सबसे
स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ट्राइंगल का क्या है? सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, 13, 14, 15 एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसकी सबसे छोटी ऊंचाई देखिए, ट्राइंगल की 3 साइड होती है मेरे दोस्तों, और 3 साइड पे मेरे प्यारे भाई 3 हाइट होती हैं। आपको यह जानकारी होनी चाहिए मेरे दोस्तों, क्या जानकारी आपको होनी चाहिए कि ट्राइंगल की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। भुजा जितनी बड़ी होगी उसके ऊपर हाइट उतनी छोटी होगी। अगर साइड छोटी होगी तो हाइट जो है लार्जेस्ट होगी। समझ में आया? अगर साइड स्मॉलेस्ट है तो हाइट लार्जेस्ट है, अगर साइड लार्जेस्ट है तो उसके ऊपर हाइट जो बनेगी वो स्मॉलेस्ट होगी। साइड और हाइट का जो है एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होती है मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी भुजा 15 है तो इसके ऊपर ये जो हाइट बनेगी ट्राइंगल की, ये सबसे छोटी होगी मेरे दोस्तों। यही हाइट आपको निकालनी है। 13, 14, 15 एक स्पेशल ट्राइंगल है भाई। मुझे तो रटा हुआ है कि इसका एरिया 84 होता है, आप भी ध्यान रखो। 2 ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, एक 13, 14, 15, एक है 10, 17, 21। ठीक है ना? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया 84 होता है। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकालोगे ये आएगा। तो 84 ट्राइंगल का एरिया है। एरिया ही मैंने क्यों निकाला? क्योंकि एरिया बराबर 1/2, आधार साइड 15 है, साइड 15 के ऊपर हाइट आपको निकालनी है। तो 3 से चला जाएगा 84 28 बार, 3 से जाएगा 15 5 बार, तो हाइट आएगी जी 28 दूनी 56/5। अब 56 को अगर 5 से भाग करना है तो 55 को 5 से भाग करेंगे 11 और 1/5 0.2, 11.2 सेंटीमीटर आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बताइए कितना प्यारा सवाल है। तो मैं आपको सवाल और उसके पीछे कंसेप्ट भी समझा रहा हूं। सवाल नंबर 3, ये वो सवाल हैं जिनसे इंस्पायर होके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में सीडीएस के क्वेश्चन बेशक हैं डिफेंस के, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल C1 एंड C2 सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर। What the ratio of the radius of C1 to the radius of C2? देखो, आपके पास 2 सर्कल हैं अलग अलग, उनके 2 सेम लंबाई के आर्क हैं। वो आर्क सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो C1 और C2 की जो त्रिज्या है, रेडियस, उनका रेशियो क्या होगा? पहले आपको कंसेप्ट समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि अगर आपके सामने मेरे दोस्तों सर्कल है, ये सर्कल का कोई आर्क हो गया, कोई भी आप आर्क मान लीजिए AB, माना इसकी लंबाई है L, ये सेंटर है। ये जो आर्क AB है सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, थीटा बेटा रेडियन में है, सर्कल की रेडियस है R। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट होता है L बराबर R इंटू थीटा रेडियन। अब यहां पे ये तो सेम है, लेंथ ऑफ आर्क, 2 अलग अलग सर्कल लिए, 2 अलग अलग वृत्त हैं, दोनों पे सेम चाप, सेम लंबाई के चाप बने हैं। तो अगर परसेंटेज में पढ़ा है ना, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। अगर आर्क की लंबाई सेम है तो सर्कल की जो रेडियस का रेशियो होगा वो सेंट्रल एंगल का रिवर्स होगा मेरे दोस्तों। अगर दोनों सर्कल सेंटर पे 60 और 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एंगल का रेशियो क्या है? 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ये एंगल का रेशियो है। तो दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो उल्टा होना चाहिए, 5:4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। खत्म सवाल। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल सवाल है मेरे दोस्तों। मजा आया होगा आपको खूब सवाल करके। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 4, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दोस्तों। बताइए, यदि A² माइनस BC बराबर अल्फा है, B² माइनस AC बराबर बीटा है, C² माइनस AB बराबर गामा है, तो आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों कि A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा अपॉन A प्लस B प्लस C इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? देखिए बच्चों, यहां पर भी आप ABC की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ABC को तीनों को ही 0 पुट कर दोगे, तीनों को 0 पुट कर दोगे, तो मेरे प्यारे भाई ये पहली बात तो तीनों ऑप्शन 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहां पर अल्फा बीटा गामा भी 0 है, 0/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। तो आप यहां पे ABC का मान 0 तो नहीं रख सकते मेरे दोस्तों, ठीक है ना।
अच्छा, अगर यहां पे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, यहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है। आप यहां पे एबीसी की कोई और वैल्यू पुट कर लो, 1 2 3 पुट कर लो, या किसी एक वेरिएबल को 0 कर लो मेरे दोस्तों। यहां जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों वैल्यू पुटिंग की, सीधा ऑब्जर्वेशन करो। ये अल्फा है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बीटा है बी स्क्वायर माइनस ए सी, गामा है सी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर अल्फा की जगह ये रखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो अल्फा की जगह जब मैं ये रखूंगा तो ए की ए स्क्वायर में गुणा होगी, ए क्यूब आएगा। बीटा की जगह ये रखा जाए, इसमें बी से गुणा होगी, बी क्यूब आएगा, बी क्यूब। भाई गामा की जगह सी स्क्वायर माइनस ए बी रखूंगा तो सी से गुणा होगी, सी की सी स्क्वायर में सी क्यूब आएगा। अभी अल्फा की देखो यहां ए से गुणा करोगे तो ए क्यूब माइनस ए बी सी आएगा, यहां से माइनस ए बी सी आएगा, यहां से माइनस ए बी सी आएगा, तो माइनस का 3abc नहीं हो जाएगा। भाई अपन को ए अल्फा चाहिए, अगर मैं यहां पे ए से गुणा करूंगा है भाई तो ये होगा ए क्यूब माइनस ए बी सी, यहां अगर मैं बी से गुणा करूंगा तो ये होगा बी क्यूब माइनस ए बी सी। उन सबको जोड़ना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc अपॉन, भाई नीचे तो ए प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं कर सकते। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या चक्कर है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है भाई इन तीनों का योग, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एक साथ लिख लेते हैं। तो सीधा ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये फॉर्मूला ही तो है अलजेब्रा का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला ही तो है, इससे भाई ये पूरा का पूरा कट गया, तो क्या आ गया दोस्तों आंसर 1। तो इसका आंसर 1 है। बड़ा प्यारा सवाल है, हालांकि वैल्यू पुटिंग से भी सवाल किया जा सकता है, बट मुझे इसमें पर्सनली ज्यादा मजा आया। ये बताओ 5वां, व्हाट द एरिया ऑफ रीजन between two concentric circle if the chord of outer circle of length 14 centimeter is a tangent of the inner circle। बोला है दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, उनके बीच का एरिया क्या होगा यदि आउटर सर्कल की कॉर्ड है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, वो छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो 14 का आधा 7 यानी कि पाई 7 स्क्वायर करना है, 154 आंसर है। अगर आपने हमारा चैनल देखा है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, तो देखो दो वैरायटी बनती हैं इस पे। एक कॉर्ड, एक तो यह है जिसमें बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे की टेंजेंट है। एक वो वैरायटी है कि जहां पे कॉर्ड बड़े और छोटे की होती है एक साथ। डायरेक्ट शॉर्टकट है, डायरेक्ट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। अगर आप उन शॉर्ट्स को भी देख लो तो ऐसे सवाल हो तो आप चुटकियों में उड़ा दो। पहली बात ध्यान सुनेगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ये हो गए दो कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर ए की जगह होता है ओ। आपसे पूछा है इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया बताओ। बड़े सर्कल की मेरे दोस्तों कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल की टेंजेंट है। तो भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी, इसकी लंबाई 14 है, लेकिन छोटे सर्कल की एक टेंजेंट है सी। समझ में आया। आप जानते हैं कि भाई सिमेट्रिसिटी से जो इधर है वो इधर है। अगर इस कॉर्ड की लंबाई 14 है तो ये आधा आधा नहीं हो जाएगा, 7 7 आप बोलोगे आंसर ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। मुझे निकालना है इन दोनों सर्कल के बीच एरिया, तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना है। इस रिंग का एरिया आपको निकालना है। जैसे छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, ये बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है, और मेरे दोस्तों ये आ गया इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो पाइथागोरस से अगर मैं देखूं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 7 का स्क्वायर, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, केवल यहां पाई से गुणा करनी है। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्तों तो आपको दिख नहीं रहा है भी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया माइनस कर दे तो यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। फिर अगर बड़े में से छोटे सर्कल के एरिया माइनस कर देंगे, ये रिंग का एरिया आपसे पूछा गया है। आप बोलोगे मेरे दोस्तों हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया भैया,
सर्कल की रेडियस 7 होगी तो पाई 7 स्क्वायर आएगा 154 डायरेक्ट, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे 154 ही आएगा, ये आंसर है इसका। शॉर्टकट ये है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सर्कल का जो एरिया होता है पाई, पाई जो भी आपको कॉर्ड दी है पाई, कॉर्ड का स्क्वायर कॉर्ड बटे 2 का स्क्वायर आपको करना है, ये कंसेप्ट है बस, ठीक है ना। ये शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी सेम कंसेप्ट पे। मजा आया जी सवाल करके? आप बोलोगे सर जबरदस्त है। ये बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 6। इतनी जल्दी 6 क्वेश्चन पे आ गए क्या हम इतनी जल्दी? अरे वाह तो फास्ट चल रहा मामला। बताओ सवाल नंबर 6 बनाएंगे दोस्त। बोला है एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार ले 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है 9 महीने के लिए, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उसे अपना अकाउंट सेटल करने के लिए 9 महीने बाद? अगर उसे अपना कर्जा खत्म करना है तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आदमी ने पैसा उधार लिया 10,000 रुपए। कितने महीने के लिए उधार लिया बेटा आदमी ने? 9 महीने के लिए। भैया बुरा टाइम आ जाता है, आदमी का पैसा उधार लेना ही पड़ता है 9 महीने के लिए। अरे चल जा भाई, 9 महीने के लिए। ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है, क्वार्टरली मतलब तिमाही, हर 3 महीने में ब्याज कंपाउंड होता है। अगर आपके पास 9 महीने का समय है, आप हर 3 महीने में कंपाउंड करोगे, इस बात का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि 3-3 महीने की सारी साइकिल बन जाएंगी, 3-3 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, ठीक है ना। हर 3 महीने में आपका सक्सेसिव लगेगा। अब बताओ अगर ब्याज 1 साल में 12% है, 12% प्रति एनम, वर्ष का मतलब 12 महीने, ब्याज अगर 12 महीने में 12% है तो ब्याज 3 महीने में कितना मिलना चाहिए? 3%। अगले 3 महीने में 3%, फिर अगले 3 महीने में 3%। तो आपको जो बेसिकली ब्याज मिलेगा वो 3, 3 और 3 का सक्सेसिव मिलेगा। या तो आप 3, 3, 3 का सक्सेसिव कर लो, या फिर मुझे पता है कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1, ये होता है गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना है? आप 3, 3, 3 का सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं 10,000। तो 10,000 का 3% 300, 300 का 3% मेरे दोस्तों 9। अब 9 का 3% 9 × 27.27। तो आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 900, फिर 27, फिर 0.27, 927.27 रुपए आपको मिलेगा। ये आंसर है सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। 333 का सक्सेसिव भी कर सकते हैं, उससे भी डायरेक्ट आएगा। बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन। सवाल नंबर 7 बनाए बच्चे। यदि x बराबर 97 + 56√3 है तो 4th रूट ऑफ x + 1/4th रूट ऑफ x का मान क्या है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है भाई, शर्ट्स का बहुत प्यारा सवाल। x बराबर 97 + 56√3 है, x की वैल्यू दी है, आपको जाना है 4th रूट ऑफ x। तो पहले इसका अंडर रूट तो कर लो, इसका अंडर रूट तो कर लो। बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा भाई? x का अंडर रूट। तो भैया इसकी भी मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, शायद सेम एग्जांपल भी लिया है कि 97 + 56√3 का। भाई ये 56 को आप देखो 2ab की तरह, 56 में से पहले 2 बाहर निकालो, ठीक है भाई, बचेगा आपका 28, 28 दूनी 56। अब ऐसे ब्रेक करो कि स्क्वायर का सम 97 बने। तो 28 को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 7 चौक 28, एक ही रास्ता है, 7 × 4√3। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो भाई 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48। मतलब देखो इस पैटर्न का बन गया 7 स्क्वायर + 4√3 का स्क्वायर + 2 × 7 × 4√3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, a² + b² + 2ab बन गया। भाई ये देखो 7 का स्क्वायर 49 + 48 97 होता है, 49 + 48 97। तो इसलिए हम हमेशा 2ab पे ध्यान देते हैं, जहां रूट आएगा यही 2ab है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये इंटीजर हो जाएगा, यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो 7 + 4√3 आएगा। 7 + 4√3 आया कि नहीं? इसका फिर से अंडर रूट लेंगे, रूट x का भी अंडर रूट लेंगे तो 4th रूट ऑफ x हो जाएगा। अब इसका 4th रूट क्या आएगा भाई? हम फिर से इस पे ध्यान देंगे भाई साहब। खैर ये तो हमारी देखी दिखाई चीजें, 4 में से 2 बाहर निकालो, 2 × 2 × √3 होगा कि नहीं? अब देखो स्क्वायर का सम 7 बनना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो गया। तो इसका अंडर रूट आ गया 2 + √3।
सिंपल सा 2 प्लस रूट 3। तो लेकिन आपसे पूछा है बेटा ये, हालांकि मैं देखती समझ गया कि इसका आंसर 4 है। कैसे? आपको पता है कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स 2 प्लस रूट 3 है, स्क्वायर का डिफरेंस क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स पूछा है ना, स्क्वायर का डिफरेंस है मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स बड़े नंबर का डबल होगा, 2 का डबल 4, क्योंकि ये जो आएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स आएगा 2 प्लस रूट 3, और 1 अपॉन फोर्थ रूट एक्स आएगा रेशनलाइजेशन करके 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजेशन 2 माइनस रूट 3 आएगा, तो 4 बचेगा जी आंसर। लेकिन ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कम से कम आपको लिखना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये वो सवाल हैं जो आपको मस्ट प्रैक्टिस करने हैं, बाकी को आप छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीडीएस के पेपर के बोला 3 आदमी एबीसी मिलकर एक काम को 36 दिन में करते हैं, ठीक है पूरा। ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना काम करते हैं, बी और सी मिलकर उतना काम कर सकते हैं जितना ए अकेला कर सकता है। बोला ए और सी मिलकर बी से n गुना काम कर सकते हैं, तो n का मान क्या होगा? यह सवाल रेशियो का है, इसका मतलब पहली लाइन की कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं, केवल रेशियो का सवाल है। बोला है ए और बी जो मिलकर मेरे दोस्तों ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं, यानी कि सी अगर एक कुर्सी बनाता है तो ए और बी मिलकर 5 कुर्सी बनाते हैं। दूसरी लाइन B and C together can do as much work as A alone। ये देखो ना, B and C together can do as much work as A alone। B और C मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना A अकेले करता है। B और C मिलकर उतना ही काम करते हैं जितना A अकेले करता है, क्योंकि A ने एक चेयर बनाई है तो B प्लस ने भी, B और C ने मिलकर भी एक चेयर बनाई है। बोला ए और सी मिलकर बी से n गुना काम करते हैं, n का मान बताओ, तो मुझे रेशियो निकालना है। क्या पढ़ा नहीं है भाई? इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना। आप जानते हैं कि यहां से a प्लस बी प्लस सी हो रहा है 5 और 1 6, यहां से a प्लस बी प्लस सी है 2, 6 2 को सेम करना है। 6 बनाने के लिए यहां भी 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, यानी कि c का मान 1 है, a का मान है 3, तो 1 प्लस 3 4 हो गया a प्लस सी। अगर a प्लस सी 4 है तो b 2 होगा, कि आपको टोटल सीम रखना है, 4 2 6, यानी कि आ गया 2, यानी कि a प्लस सी जो है b से दुगना काम करते हैं, 2 रेशियो 1 आ गया। तो n की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों a प्लस सी b से डबल काम कर रहे हैं, n का मान 2 है, यही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है भाई, केवल आपको रेशियो मर्ज करना है सवाल में और कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही मजा आया होगा आपको इस सवाल करके। सवाल नंबर 9 बोला व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ क्यूबॉइड विद एज 8 12 एंड 24 सेंटीमीटर। एक घनाभ है, उसकी आपको तीनों एजेस लंबाई चौड़ाई और हाइट दे रखी है 8 12 24, इसके सारे कोनों से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब सुनो मेरे दोस्तों, जैसे आपके सामने, ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सामने इस प्रकार से क्यूबॉइड है, ठीक है भाई, जैसे ये बन गया क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के मेरे दोस्तों सारे कोने से गुजरने वाला गोला जो होगा, उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो सारे कोनों से जो गोला गुजरेगा मेरे दोस्तों, सारे कोनों से इस प्रकार से, तो जो, ध्यान सुनिएगा, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो इस क्यूबॉइड का डायगोनल होगा वही इस गोले का स्फीयर होगा, वो इस गोले का डायमीटर होगा, जो इस क्यूबॉइड का विकर्ण होगा, घनाभ का जो विकर्ण होगा, वही इस स्फीयर का व्यास बनेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, केवल इसका डायगोनल निकालना है। क्यूबॉइड का डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। 8 12 24 बोला है, देखो कैलकुलेशन यहां भी कम हो सकती है। 8 12 24 में 4 कॉमन है, 4, तो 4 से काट लो, ये क्या बचा? 2 3 और 6, और मैं केवल इसका डायगोनल निकालूंगा। 2 3 6 का क्या होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 36 13 49 का अंडर रूट 7, ये आया मेरे दोस्तों। मैंने 4 से डिवाइड किया था, जो उधार लिया चुकाना भी पड़ेगा, 4 से भाग किया, 4 से गुणा भी करनी पड़ेगी,
तो डायगनल आएगा क्यूबॉइड का 28 सेंटीमीटर डायगनल। ये है रूट 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करता टाइम लगता। तो भैया सब जब 4 से कट रहा है तो पहले 4 से काट लो, कैलकुलेशन कर लो, वापस 4 से गुणा कर दो, 28 आ गया। ये डायमीटर है भैया इस स्फीयर का। पूछा है रेडियस, रेडियस होगा इसका आधा, 14 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 बोला है यदि tan x बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जहां जीरो नहीं रहा होगा, ये थीटा होगा मेरे दोस्तों। यहां पे थीटा π/4 से π/2 के बीच में है, तो √2 साइन एक्स। थीटा 45 से 90 के बीच में है। अगर थीटा 45 से 90 के बीच में है ना, तो हमेशा साइन बड़ा होता है कॉस से, यानी कि साइन बड़ा है कॉस से तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दिया है मेरे दोस्तों। √2 साइन एक्स पूछा है। देखिए tan x बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है। tan x बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। ये आपका अरे यार, ठीक है भाई। tan x क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोई चित्र वगैरह नहीं बनाना, ये आपका परपेंडिकुलर है, आपका बेस है। तो आप मुझे बताओ हाइपोटेनस क्या आएगा? तो हाइपोटेनस आएगा √p² प्लस b स्क्वायर। √2 आ गया भाई। अभी दोस्तों देखो ये सवाल आ गया था प्री में, तो याद है आपको साइन प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर मेरे दोस्तों, यही आएगा हाइपोटेनस। अब यहां से ट्वाइस ऑफ a² प्लस b स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 आ जाएगा हाइपोटेनस √2। तो हाइपोटेनस बच्चे आपका √2 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2, 2 का अंडर रूट √2 पूछा है। लेकिन √2 साइन एक्स, तो √2 साइन एक्स का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन √2। अब √2 से √2 कैंसल आउट हो गया, तो √2 साइन एक्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। शॉर्ट में लिखा करो, ठीक है ना, साइन प्लस कॉस। ये उत्तर आ गया। बताइए मजा आया? आप बोलोगे सर जबरदस्त। सवाल नंबर 11 व्हाट द एलसीएम ऑफ दिस। ये सवाल ठीक 10 दिन पहले इसी चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। सेम क्वेश्चन कराया हुआ, अगर कोई बच्चा देख गया होता तो ये सवाल कर लेता। और मैं बोल रहा हूं कि आजकल ये ट्रेंडिंग में, मैं एग्जामिनर को अच्छी तरीके से पहचानता हूं कि इसकी सोच कहां जा रही है। मेरा सगे वाला है, ठीक है। 3 नंबर दिन का एलसीएम क्या है? कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है भाई? और आप कर पाओगे इस सवाल को उस वीडियो को देख के? बताओ। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आएगा भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। कैसे? बहुत जबरदस्त प्यारा सवाल भाई। ये तो आप जानते हो क्या होता है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन है। वैल्यू पुटिंग मत करने लगना यहां पे कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करने लगो, उससे नहीं होता ये सब सवाल, ठीक है ना। गलत हो सकता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बोलो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो। ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देखो यहां आ रहा है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों में यहां पे आ रहा है। ये तो कॉमन है ही नहीं किसी में, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो एलसीएम आएगा। यही हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा मेरे दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई, सॉरी इन दोनों की, तो ये ऐसा नंबर आएगा जो भाई इससे भी कट रहा है, ये दोनों आ गए,
ये तो खुद ही है और ये भी आ गया एलसीएम में, और इनका प्रोडक्ट मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इनका प्रोडक्ट, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर वाई की पावर 6। बोलो क्या प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल करना चाहिए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 12, बताएं बच्चों क्या उत्तर है। बोला है निम्न में से कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए प्लस बी माइनस सी का फैक्टर है, निम्न में से कौन सा फैक्टर है भाई इसका। ओके, बहुत जबरदस्त। देखो स्टूडेंट, या तो आप यहां पे किसी वेरिएबल को 0 पुट करके करने की कोशिश करो, 0, बताओ। बी को 0 कर लेते हैं, अभी बी को 0 कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ओके, लेकिन बी को 0 करूंगा तो ऑप्शन तो सेम नहीं आएगा, ये प्लस सी प्लस 1 आएगा, ये माइनस सी प्लस 1 आएगा, और ये, ठीक है भाई, दो ऑप्शन में फंसूंगा मैं, तो मुझे 2 बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। छोड़ो, बेसिक से बताते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसका गुणनखंड, ये चीज दिखाई दे रही है भाई, ये तो मेरे भैया ये तो वो हो गया, काम खत्म। इसका ए स्क्वायर माइनस, ये बताओ ये क्या है, माइनस अगर यहां से कॉमन लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी माइनस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप जानते हैं मेरे दोस्तों ये क्या है, व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई, भाई इसमें से घटाएंगे तो ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और प्लस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है भाई, वैसे इसका फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी तो है एक, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है। अगर ए प्लस बी माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, ए माइनस बी प्लस सी, यहां से क्या बचेगा 1, तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी प्लस सी प्लस 1 आएगा, डी ऑप्शन, ये इसका एक फैक्टर आएगा। ठीक है दोस्त, बनाओ, है कि नहीं जबरदस्त सवाल। आप बोलोगे सर एकदम मस्त से। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 13, ठीक स्पीड से करवा रहे हैं। बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b एक्स प्लस a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, जहां a b और c रियल हैं और अलग अलग हैं, a b c का मान भी अलग अलग है। तो आपसे पूछा इस इक्वेशन का रूट क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऐसा सवाल 2017 के सीजीएल के मेंस में भी आया था, उससे पहले भी सीडीएस में आया था। आज ये सवाल पहली बार नहीं आया, दोबारा रिपीट हुआ है हल्का सा चेंज करके। अगर ध्यान से देखा जाए ये सवाल ऑब्जर्वेशन से ही सॉल्व होगा, ऑब्जर्वेशन से, गौर से देखा जाए। यहां पे डाटा ऐसा सेट है कि भाई a प्लस ए 2a कट गया, b और b 2 भी कट गया, और c से आपका माइनस सी कट गया, यानी कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन का एक रूट 1 तो है ही। यहां पे डाटा ऐसा सेट है कि अगर मैं x बराबर 1 रखूंगा तो इक्वेशन संतुष्ट होगी। ये क्या हो गया, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और x की जगह 1 रख दो। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, a प्लस ए 2a से 2a कट जाएगा, b प्लस बी 2b से 2b कट जाएगा, प्लस c से माइनस सी कट जाएगा, 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 1 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब आपको दूसरा रूट निकालना है, दूसरा रूट निकालना है। अब दूसरा रूट यहां पे 2 तरीके से निकल सकता है, सम से भी प्रोडक्ट से भी। प्रोडक्ट से आसान है भाई, एक रूट 1 है, दूसरा रूट अल्फा है, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, रूट्स का प्रोडक्ट होता है मेरे दोस्तों c बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी, सेकंड रूट अल्फा मान लेते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वाला आ रहा है। तो पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन से हो सकता है कि यहां पे 1 आपको देख के पता लग जाए। अगर मेरे दोस्तों ये ना होता, पूछता कि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है,
तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आपकी ऑब्जर्वेशन इसके लिए काम आती कि भाई यहां इक्वेशन ऐसी सेट है कि या तो इसको 1 सेटिस्फाई करेगा या -1, इसी में से एक एग्जामिनर देता है। ठीक है भाई, चलेगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14। एक सर्कल की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। परिधि पूछा है वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर कितना है। ओके, देखो हम यहां कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे कि सर्कल की रेडियस r है, सरकमफरेंस 2πr। आई नो द रेशियो कि भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफरेंस 44 होती है, एरिया होता है 154। हालांकि एरिया की जरूरत नहीं है, रेडियस 7 है तो सरकमफरेंस 44 होती है। रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा, 14 है। ये रेशियो है, अगर डायमीटर 14 है तो सरकमफरेंस 44 होगी। अब यहां पे बोला है सरकमफरेंस डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो सरकमफरेंस डायमीटर से कितना ज्यादा है, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट की वैल्यू सवाल में 16.8 सेंटीमीटर दी हुई है, कितने गुना, तो आप कहोगे सर 3 पंजे 15, एकम 3 चिंग 18, 0.56 टाइम्स। तो सर्कल का डायमीटर भी 14 का 0.56 गुना होगा भाई। 14 पंजे 70 और 14 चिंग 84, 784 दशमलव आएगा 2 डिजिट के बाद, 7.84 सेंटीमीटर डायमीटर। रेडियस पूछता तो इसका आधा आ जाता, डी ऑप्शन। ठीक है ना, वैसे भी आंसर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बटे में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो 7 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। डायमीटर जो भी आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगला सवाल फिर से अलजेब्रा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ दिस, आपके सामने दिया है, पूछा है इसका एक फैक्टर इनमें से कौन सा है। पहले सवाल देखा फिर ऑप्शन देखा, देखते समझेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc के कंसेप्ट पे है कि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी दिख रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो भाई इसका गुणनखंड, यहां हमको कोई वैल्यू पुटिंग वगैरह चेक नहीं करनी है मेरे दोस्तों। ये 3√3x क्या है, ये √3x का क्यूब है। ये 2√2y क्या है, ये √2y का क्यूब है, √2y का क्यूब। ये माइनस का 18xy क्या है, कुछ नहीं करना, -18xy का। ये 6√6 क्या है, 6√6 है भाई साहब, इसको पहले लिख लेते हैं। ये 6√6 क्या है, √6 का क्यूब, √6 का क्यूब 6√6 और माइनस का 18xy। अगर ध्यान से देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, 3abc, इन तीनों की गुणा √3 गुणा √2 √6, √6 की √6 में गुणा 6, x की y में गुणा xy। देखो 18xy आ रहा है ना, जब इन तीनों की गुणा करेंगे तो √3 गुणा √2 √6, √6 की √6 में गुणा 6 हो जाएगा, तो 3 चिंग 18xy हो गया कि नहीं। तो इसका फैक्टर आएगा भाई a प्लस बी प्लस सी, √3x प्लस √2y प्लस √6। यहां तो इन दोनों में से नहीं है, फिर इन दोनों में से एक होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आना चाहिए, प्लस आ रहा है, प्लस वाला नहीं होगा, ये प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आना चाहिए। तो आंसर जो है ये वाला होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलेगा दोस्तों। अगला सवाल, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 16 और प्यारा क्वेश्चन है। सवाल ये दिया है, फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के लिए मेरे दोस्तों, ए और बी के बीच किस संबंध के लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है। ए और बी के बीच क्या रिलेशन है कि ये इक्वेशन पॉसिबल है। सेम सवाल, डिट्टो सेम सवाल हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक शीट में डाला हुआ है। ये सेम सवाल और इसका एक एडवांस वर्जन वाला सवाल कई साल से मैं करा रहा हूं, 3-4 साल से, और सीडीएस में भी ये सवाल पहली बार नहीं आ चुका है, बस यहां इस बार ये रूट में दिया, पहले स्क्वायर में होता था। साइन थीटा बराबर a प्लस बी अपॉन 2√ab है, तो a और b की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। केवल a बराबर b के लिए पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल ही नहीं होगा ये। आप कहोगे सर क्यों, भाई आप जानते कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2√ab है, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1।
तो अगर 2 रूट ए बी इधर जाएगा, 2 रूट ए बी, तो मल्टीप्लाई में 2 रूट ए बी हो जाएगा। अब अगर ये इधर आएगा तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब आप हमें खुद बताएं कि ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया यहां से रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि भाई देखो ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा तो है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रियल वैल्यू पे होती है, इमेजिनरी वैल्यू नहीं चलती। थीटा इज एन एंगल एंड थीटा शुड बी रियल, थीटा रियल है तो ए बी का मान भी रियल होना चाहिए। अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, अगर एक्स एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है भाई, तो एक्स का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा आता है या इक्वल आता है, 0 से छोटा नहीं आ सकता। यहां पे ये ए और बी रियल नंबर होंगे, इनका स्क्वायर 0 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर। भाई 0 से छोटा तो हो नहीं सकता ना भाई ये स्क्वायर, क्लियर है। इसका मतलब एक ही पॉसिबल केस रहा कि ये बराबर इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो रूट ए बराबर रूट बी है, और अगर रूट ए बराबर रूट बी है तो ए बराबर बी है, यानी कि पहला ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, बोलो ठीक है ना। ठीक है दोस्त, चलेगा। सवाल नंबर है आपके सामने 17, बताएंगे इफ 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 तो 18/a रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का मान क्या होगा। देखो ये सवाल रेशियो का है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है। यहां ए बी सी का रेशियो दिया, यहां पावर 2 है, फिर अंडर रूट पावर 1 कट जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सॉल्व होगा आराम से। मुझे सवाल सॉल्व करना है तो एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा, एबीसी का रेशियो। ठीक है, इसका भी मैंने आपको समझाया हुआ कि अगर ऐसा सवाल आए तो रेशियो कैसे निकालते हैं। भाई ऊपर यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 3 है। अगर ऊपर कोफिशिएंट में 1 बना लूं, अगर मैं ऊपर कोफिशिएंट 1 बना लूं तो जो नीचे बचेगा वही एबीसी का रेशियो होगा। अब 2 4 3 का एलसीएम है 12। अगर मैं इसको पूरे को 12 से भाग दे दूं तो ये 2 से 12 6 बार, 6 3 18, a/18 बराबर 4 से 12 3 बार, 3 पंजे 15, b/15 बराबर 3 से 12 4 बार, 4 चौक 16। तो अगर ऊपर एबीसी का कोफिशिएंट 1 बन गया तो जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो है। अगर मैं एबीसी का रेशियो पूछूं कि एबीसी का रेशियो क्या है तो यही एबीसी का रेशियो 18 15 16, और आपसे रेशियो में कैलकुलेशन करनी है। आप कहोगे सर ये तो रेशियो है, एग्जैक्ट थोड़ा ना है। अगर यहां पे x मानोगे भी, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट करोगे, फिर नीचे भी x आएगा, कट ही जाएगा। पावर 2 का अंडर रूट पावर 1 होता है, नीचे भी पावर 1 है तो कट ही जाएगा जो भी वेरिएबल होगा। तो सिंपल कैलकुलेशन रेशियो में ही करनी है। a की जगह 18 रखेंगे तो 18/18 1 हो गया। ठीक है ना, a की जगह 18, 18/18 1, तो अंडर रूट a स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 प्लस सी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो 6 माइनस 5 1 प्लस 4 5, एंड में 5 आएगा। अरे बाप रे यार, 56 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 31। 324 में 31 जोड़ूंगा तो 355, रूट 355 आएगा, ये 5 गुणा 71। अच्छा, रूट 355 ही दे रखा है, बी ऑप्शन आंसर है, बी ऑप्शन। बताइए, प्यारा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। 18वां सवाल बताओ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये किसके बराबर है, बनाएं। देखो भाई ये सवाल भी आसान है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में अलजेब्रा का। अब देखो यहां से आपको फैक्टराइजेशन करना है। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अभी माइनस कॉमन लेंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है, माइनस कॉमन लेंगे, और ये 2xz है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना है। बस परफेक्ट स्क्वायर बनने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाना है, फिर आपको काटना है, टाइम लगेगा। ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात। देखो जब एलसीएम एचसीएफ निकालना हो, वैल्यू पुटिंग नहीं करते। जब आपको लगता है
कि भाई 0/0 फॉर्म बननी है, 2 बार वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, तो नहीं करेंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, सिंपल है मेरे दोस्तों। वेरिएबल ये एक तरीके का फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला हर केस में सत्य होता है। आप किसी एक वेरिएबल को 0 करो, सपोज मैंने x को 0 कर दिया, तो ये भी 0, ये भी 0, नहीं संभव है। y को, y या z में से किसी एक को 0 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं x को, दो ऑप्शन मैच हो गए ना x बराबर 0 करने पे, नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पे फिर z को 0 कर दिया। अगर मैं z को 0 करूंगा, y को मत छेड़ो, अब ज्यादा मत छेड़ो, एक ही वेरिएबल को छेड़ो, थोड़ा तो काम आसान होगा, पूरा नहीं होगा पर थोड़ा काम आसान होगा। अगर मैं z को 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर बचा जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, नीचे बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं z को 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अभी z आ रहा है ना दोनों जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, नीचे से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, तो बचेगा जी एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब एक्स प्लस वाई एलसीएम, ऊपर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, वाई से माइनस वाई से वाई कट गया, 2x, एक्स प्लस एक्स 2x, तो 2x बटे एक्स प्लस वाई एलसीएम। अब x माइनस वाई में x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 2x बटे एक्स प्लस वाई। अब z को 0 करूंगा तो x बटे एक्स प्लस वाई है, z को 0 करूंगा ये y बटे है, z को 0 करूंगा ये 2x बटे एक्स प्लस वाई है, z को 0 करूंगा ये 2y बटे एक्स प्लस वाई है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो z बराबर 0 करने पे 2x बटे एक्स प्लस वाई आ रहा है, z बराबर 0 करने पे ये आंसर है 2x बटे एक्स प्लस वाई, एक ही ऑप्शन आ रहा है 2x बटे एक्स प्लस वाई, दिस मस्ट बी द आंसर। बताओ, तो आपका काम आसान हो गया मेरे दोस्तों, वेरिएबल कम हो गए तो काम आसान हो गया, ठीक है ना। फैक्टर करने वाले सवालों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये बताएंगे जल्दी से। ए बी से एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 41, 28 और 15, डी ई और एफ इस ट्राइंगल ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया क्या होगा, बहुत बेसिक सवाल मेरे दोस्तों। सबसे पहले कंसेप्ट कि भाई अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, ट्राइंगल कोई भी हो मेरे दोस्तों, अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, मिड पॉइंट को, तो 4 ट्राइंगल बनते हैं। ये मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। ये चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है ना, इसका एरिया 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट। तो ये जो ट्राइंगल बनता है मिड पॉइंट को मिलाने से, ये ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। इसका जो एरिया होगा मेरे दोस्तों 1/4 होगा ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होगा। तो यानी कि साल में करना क्या है, आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया, उसकी भुजाएं दी हैं, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु डीईएफ है, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया। तो आप पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालो और उसका बटे 4 कर दो, समझ में? इसे मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। तो मुझे निकालना है भाई इस ट्राइंगल का एरिया, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 41, 28 और 15। कैसे निकालेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला से। बट मेरे पास एक टेक्निक है, और इतनी शानदार टेक्निक है ना मेरे प्यारे भाई, ओके, आंसर रूट में नहीं है। अगर आंसर रूट में नहीं है तो एरिया परफेक्ट निकलेगा, एरिया परफेक्ट निकलेगा इसका मतलब यहां पे मेरा ट्रिक लगेगा। मैं मेंसुरेशन की क्लास में सिखाता हूं, 1 घंटा लगता है मुझे बाल को समझाने में, गुस्सा दिलवा देते हैं पूरा। 41, 28, 15 है, डायरेक्ट एरिया बताओ मेरे दोस्तों कैसे होगा बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए? कोई सोच सकता है? ऐसी दो साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने हो, 90 डिग्री के सामने यानी कि ट्रिपलेट बनाती हूं। 28 तो कोई नहीं है, ये 41 और 15। 41 को देख के दिमाग में एक ही चीज आते हैं 9, 40, 41। 15 को देख के दिमाग में एक ही चीज आते हैं 9, 12, 15। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, यानी कि 40 और 12 का सम तो 52 है, डिफरेंस है 28। 40, 12 का डिफरेंस 28 है, यानी कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो 28 बेस है, ये 28 आपका बेस है, और इसके ऊपर हाइट आपकी 9 रही होगी, ये ट्राइंगल का एरिया होगा। एरिया, ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया है मात्र 1 सेकंड में। इसका 1/4 आपको निकालना है,
तो 4 सत्ते 28, 7 नाम 63/2 आ जाएगा। 63/2 का मतलब 31.5, ये आंसर है। खत्म। आप कहोगे सर क्या हुआ, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो बेटे, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए चाहिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आप यहां से परपेंडिकुलर डालते तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कॉमन है। अब ये भी यहां भी ट्रिपलेट सेट कर दे, यहां भी ट्रिपलेट सेट कर दे, तभी तो एरिया इंटीजर आएगा। यहां भी ट्रिपलेट सेट कर दे, यहां भी ट्रिपलेट सेट कर दे, तभी तो एरिया इंटीजर आएगा। जैसे भाई मैंने स्टार्टिंग में समझाया था 13, 14, 15। अब 13, 14 तो कोई ट्रिपलेट नहीं है, 13 और 15 होते 90 डिग्री के सामने, 5, 12, 13। अब ये सपोज मैंने मान लिया 13, 15, तो दिमाग में सोचो, 13 को देखो 5, 12, 13, 5, 12, 13, 15 का मतलब होता है 9, 12, 15, दोनों में 12 कॉमन, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 हाइट हो 12, ये 12 हाइट हो, 13, 12, 5, ये 90 के सामने 15, 12, 9, और देखो 5 + 9 14 हो रहा है, 5 और 9 14 है, तो 14 बेस पर डायरेक्ट हाइट 12 होगी, तो एरिया होगा 14 × 12/2, यानी कि 14 × 84। पकड़ा ना? तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा हीरोन्स। ऐसे ही यहां पर है मेरे दोस्तों, ऐसी दो साइड ढूंढो जो 90 डिग्री के सामने टिक रही हो मेरे दोस्तों। यहां पे ट्राइंगल एक्यूट नहीं ऑब्टूस है। ये 41 है मेरे दोस्तों लार्जेस्ट साइड, ये 15 है। आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों 90 डिग्री। 41 और 15 90 डिग्री के सामने है, दोनों में 9 कॉमन है, 9। अगर ये 9 है तो भाई कितना बचेगा, 12। बड़े ट्राइंगल में 41 है, 9 है, तो कितना होगा, 40। अब 40 से 12 तो कितना बचा स्टूडेंट्स, ये बचा 28। 40 - 12 तो 28 बेस है, उसके ऊपर हाइट 9 है, यानी कि तीसरी साइड हमेशा हाइट होगी, जो कॉमन है मेरे दोस्तों वही डिफरेंस होगा, जो कॉमन है मेरे दोस्तों वही हाइट होगी। बस ये कंसेप्ट है, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना फॉर्मूला लगाए उन ट्राइंगल का एरिया निकाल पाओगे जिनका एरिया बिल्कुल परफेक्ट निकलता है, ठीक है ना, रूट वगैरह में नहीं होता। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 है त्रिकोणमिति का। बोला है भाई साहब, यदि 7 sin की पावर 4 थीटा प्लस 9 cos की पावर 4 थीटा प्लस 42 sin² थीटा बराबर 16 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ये सवाल है बेटा, यानी कि पहले आपको थीटा निकालना है फिर tan निकालना है। जी बच्चों, अब यहां पे ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, पहले साइन कॉस को साइन में बदल लो, सारी इक्वेशन साइन में हो जाएगी, फिर इसको करो और पागल हो जाओ। इस सवाल के ऑप्शन बहुत मरे हुए हैं, ये थीटा 45 पे है, ये थीटा 60 पे आता है, tan 60√3, ये 30 डिग्री पे है, इन तीनों में से एक होगा, ये तो होने से रहा। अगर 45 लेता हूं तो साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे ना, 16/2 8, ये 42/2 21 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं थीटा को 60 लेता हूं, tan 60√3, थीटा को 60 लूंगा तो tan 60√3, तो साइन 60 होता है भी √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 42 है भाई, ये 42 तिया बटे 4 करेंगे, यही 16 से ज्यादा होगा भाई, 16 आना चाहिए, यही वैल्यू 16 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो भाई यही होगा आंसर, यानी कि थीटा 30 डिग्री पे सेट है। चेक करना पड़ेगा ना भाई, सॉल्व करने की तो वो है नहीं, अभी इसमें पेशेंस नहीं इतना। थीटा 30 डिग्री रखेंगे तो देखो चेक करो, साइन 30 होता है मेरे दोस्तों 1/2, 1/2 की पावर 4, 1/16, कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 की पावर 4, 9/16 प्लस 42 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 81 और 7 88/16, 88/16 का मतलब, ठीक है 88/16 है, तो हम 8 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों, हो जाएगा 11/2, यहां 2 से काट लेते हैं तो 21/2, 11 + 21 32/2, देखो 16 सेटिस्फाई कर रहा, यही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 1/√3, यानी कि जो है, तो मैंने सवाल को ऑप्शन से पिक किया, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन कर लोगे आप मैनेज, ठीक है ना, समझदार बालक है।
सवाल नंबर 21 बताइएगा भाई साहब। मान लिया कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। निम्न में से कौन सा समीकरण है जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है? कौन से रूट है? ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बेटा। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो पहले तो इक्वेशन इतनी बुरी लग रही है, इक्वेशन की शक्ल, कि आदमी का मूड ऐसी खराब हो गया। बोला यह है कि ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है और एक्स की वैल्यू कोई जीरो नहीं है। अब ए बी का मान जीरो नहीं है तो ए बी का मान आपको कुछ और रखना पड़ेगा, 1 1 1 1 रखने से ऑप्शन मैच होने के चांस हैं, तो 1 और 2 रखना पड़ेगा। अगर ए बी की वैल्यू 1 2 रखी तो भी आपको एलसीएम ही लेना है। कुल मिला के यहां पे लेना तो आपको एलसीएम ही पड़ेगा वैल्यू पुट करके। तो भैया मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, 1 या 2 पुट करोगे तो भी आएगा आंसर। अब यहां पे आपको अगर सॉल्व करना है, आप एलसीएम लेने पड़े। देखो ये एक स्पेशल पैटर्न है अलजेब्रा का। यहां पे अगर आप इनका एलसीएम लेने लगे, एक्स ए बी ऊपर जो है ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, तो पागल हो जाओगे। करना क्या होता है ऐसे सवाल में कि 1/x प्लस ए बी है, ये बहुत उड़ रहा है। कोई भी एक टर्म इधर ले जाओ, इच्छा आपकी है, कोई भी एक टर्म जो आपको सवाल के हिसाब, सवाल के डाटा के हिसाब से होगा। जैसे मैं एक्स को इधर ले आया, अब आप एलसीएम लो। अब एलसीएम लेने पर नीचे क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। ऊपर x में से x प्लस ए प्लस बी घटाएंगे तो हो जाएगा जी माइनस का ए प्लस बी बराबर राइट साइड में ए बी एलसीएम ए प्लस बी। अब a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 तो कट जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा ये माइनस है मेरे दोस्तों, तो माइनस को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस माइनस ए बी इधर आएगा, प्लस ए बी बराबर 0। ये इक्वेशन है मेरे दोस्तों, ये इक्वेशन है। तो भाई ये इक्वेशन तो देखी दिखाई है। यहां से x का जो मान आएगा माइनस ए और माइनस बी नहीं आएगा, x का मान माइनस ए और माइनस बी है भाई। x की वैल्यू माइनस ए, ये जो है ये क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी तो है। अरे भाई ये सीखते नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी x के यहां पे गुणा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए प्लस ए बी, यही तो है मेरे दोस्तों। यानी कि x के दो रूट आ गए, माइनस ए और माइनस बी है भाई। ये अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा पूछता माइनस ए माइनस बी आ गई। आपसे पूछा है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट इनका स्क्वायर हो। इनका स्क्वायर करूंगा तो इनका स्क्वायर आएगा जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट बनने चाहिए, तो इक्वेशन आ जाएगी मेरे दोस्तों यहां से। कौन सी इक्वेशन आएगी जिसके रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो? ये रही बी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट ये आ गया, सम ऑफ रूट ये रहा, माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रहा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी ऑप्शन आंसर, खत्म। ठीक है भाई, माइनस ए का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा सवाल था दोस्तों ये जो पूछा गया है, 22वां सवाल। एक पेंडुलम 9 डिग्री के एंगल पर घूमता है पेंडुलम, और इसका जो एंड है डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 14.3 सेंटीमीटर। इसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप का घूर्णन करता है। पेंडुलम की लंबाई कितनी है? यानी कि फिर से सवाल जो है आर्क वाला आ गया भाई। जैसे मेरे दोस्तों पेंडुलम है, घड़ी में देखा ना आपने, पेंडुलम टिक टिक करती है, यहां से टिकी हुई है घड़ी। ये घड़ी 9 डिग्री के एंगल पे घूमती है, तो यानी कि ऐसे ये जो है मेरे दोस्तों ये एंगल 9 डिग्री का है, 9 डिग्री का। और इस पेंडुलम ने, इसका जो सिरा, ये पेंडुलम का सिरा है, कितना चाप चलता है? 14.3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक आया तो 14.3 सेंटीमीटर लंबाई का आर्क चला है। तो पूछा पेंडुलम की लंबाई, यानी कि आपको ये रेडियस पूछिए, रेडियस। ठीक है ना, ये पेंडुलम है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, ये पेंडुलम का सिरा है, ये 14.3 सेंटीमीटर चला यहां से यहां तक, रेडियस। तो आर्क की लंबाई दी, आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि एल बराबर क्या होता है? आर्क होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यही कंसेप्ट है। आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट तो यही है, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क यहां से 14.3 सेंटीमीटर दी है,
बराबर 2 पाई का मतलब 22/7 है। यही आपको निकालनी है भाई। जो ये रेडियस होगी पूरा जो सर्कल ही तो बन जाएगा, जो इसकी रेडियस होगी वही पेंडुलम की लंबाई है। अब थीटा है 9/360 क्या आएगा 1/40। तो ये अपन को यहां से कैलकुलेट करना है। अब इस जीरो से तो दशमलव हटेगा ही ना है भाई। अब जो है 2 दूनी, यहां पे 22 दूनी 44 को 4 से काटेंगे 11 बार। 11 से मेरे दोस्तों अभी 143 13 बार, तो ये आ जाएगा 13×7=91, 91 आ गया, 91 सेंटीमीटर। समझ में? हालांकि इसके ऑप्शन देख के आप एक चीज और कर सकते हो, ऑप्शन जो है ऑप्शन भी तो नहीं देखे, खतरनाक। देखिए 14.3 बड़ा प्यारा नंबर है, 11×13 जैसी 187, 11×17 209, 11×19 है भाई। ये ऐसे नंबर है जिनकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। 17×13 221 मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 16×14 224, दिमाग में होने चाहिए नंबर, ठीक है भाई। तो जब यहां पे नंबर 13 आ रहा है, 13 की कटने वाला तो है नहीं, ये सब सारा माल उधर जाएगा, तो 13 तो बचेगा ही ना। आर जो भी आएगा 13 तो बचेगा ही ना, 13 कटने वाला तो है नहीं। एक ही ऑप्शन 13 का मल्टीपल था, एक ही ऑप्शन, ये उत्तर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। सवाल नंबर 23। देखो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, चलो ठीक है ना। ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, ठीक है ना। आधे सवाल इसमें है और आधे सवाल सेकंड पार्ट में आएंगे, ठीक है बच्चे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बच्चा ये चाहता है कि ऐसे सवाल जब एग्जाम में ऐसे फ्रेश सवाल आए, उससे भी डर ना लगे बच्चे को, तो आप कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारे इन रिकॉर्डेड बैचेस में एनरोल करो। अगर आपने एक बार ये बैच कंप्लीट कर ले, चाहे अर्थमेटिक या एडवांस, इन सवालों को तो आप धुआं से उड़ा दोगे, इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, एग्जामिनर से कहोगे कुछ नया फेंको। समझ में आया? तो ये बैचेस जो हैं रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अवेलेबल हैं। आप इनको अपनी सुविधा से कितनी भी बार देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, बार बार देख के आप रिवीजन करो, और 2024 के एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कैरिबल एप्लीकेशन पे क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है ना। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन कैसे लगे, सवाल आपको रिलेवेंट लगे, और आप क्या चीज कौन सा कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर बच्चा कमेंट जरूर करा करे, अप्रिशिएट जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा कंटेंट कम समय में सीखने के लिए। बाय।